मंदिर के दर्शन कर पूजा करेंगे मुख्यमंत्री धामी। विजय संकल्प यात्रा गढ़वाल के समापन समारोह में भी लेंगे हिस्सा। उत्तराखंड में अब नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। धामी कैबिनेट ने लिया फैसला, मास्क का प्रयोग भी किया अनिवार्य। चुनावी रैली पर पड़ी कोरोना वायरस की मार, प्रियंका गांधी की उत्तराखंड में दोनों रैलियां स्थगित। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी हुई तेज। उत्तराखंड में बढ़े 3 लाख मतदाता, 81 लाख का आंकड़ा पार। उत्तराखंड में टूट रहा कोरोना का रिकॉर्ड, पिछले 24 घंटे में मिले 505 संक्रमित। अकेले देहरादून में 253 नए मामले आज सामने। उत्तराखंड में फिर से बदला मौसम का मिजाज, बर्फ की सफेद चादर से ढकी वादियां, पड़ रही हाड़ कपाने वाली ठंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री का आज का कार्यक्रम आपको बता दें 10 बजे तक मुख्यमंत्री आवास में पूरा करेंगे शासकीय कार्य और 11:50 पर उत्तरकाशी के काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे सीएम और मंदिर के दर्शन कर पूजा करेंगे मुख्यमंत्री धामी। इस वक्त की अहम खबर 12:10 पर उत्तरकाशी के जोशियाड़ा ग्राउंड जाएंगे सीएम। विजय संकल्प यात्रा गढ़वाल के समापन समारोह में प्रतिभाग करेंगे। दोपहर 3 बजे देहरादून पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी। रात 10 बजे तक पूरा करेंगे शासकीय कार्य। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें 12:10 पर वो पहुंचेंगे और विजय संकल्प यात्रा में भी जाएंगे। दोपहर 3 बजे देहरादून पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और रात 10 बजे तक पूरा करेंगे शासकीय कार्य। मुख्यमंत्री का काफी बिजी शेड्यूल आज का बताया जा रहा है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें मुख्यमंत्री का आज का कार्यक्रम देहरादून से आपको बता रहे हैं और 10 बजे तक मुख्यमंत्री आवास में पूरा शासकीय कार्य करेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता हिना आजमी लाइव जुड़ चुकी है। हिना, आज मुख्यमंत्री का काफी बिजी शेड्यूल बताया जा रहा है और 10 बजे तक मुख्यमंत्री आवास में सभी शासकीय कार्यों को पूरा करेंगे, क्या कुछ और अपडेट है? जी हाँ, बिल्कुल गरिमा, आज पूरे दिन व्यस्त रहने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करीब 10 बजे तक सुबह के मुख्यमंत्री आवास में ही अपना शासकीय कार्य पूरा करेंगे। इसके बाद सुबह 11:50 पे उत्तरकाशी चले जाएंगे। उत्तरकाशी में वे काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे और पूजा करेंगे। इसके बाद करीब 12:10 पर उत्तरकाशी के जोशियाड़ा ग्राउंड में जाएंगे, जहां पर कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। विजय संकल्प रैली गढ़वाल का समापन होने वाला है। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आने पर विजय संकल्प यात्रा कुमाऊं की समाप्त हुई थी, उसका समापन हुआ था। तो आज यहाँ पर रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वह भी पहुंच रहे हैं। तो गढ़वाल की विजय संकल्प यात्रा यहाँ पर पूरी होगी तो उसमें प्रतिभाग करेंगे। इसके बाद 3 बजे देहरादून में वापसी करेंगे और यहाँ पर अपना 10 बजे तक शासकीय कार्य निपटाएंगे। अगर कल की बात करें तो कल कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें अहम फैसले लिए गए। 40 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिनमें पुरानी बहाल पेंशन योजना, तो इसमें पुरानी पेंशन योजना के जो लाभार्थी थे उनको राहत दी गई। जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको हाउस टैक्स में छूट दी गई और कई तरह के ऐसे फैसले लिए गए। इसके अलावा कृषि एवं उद्यान विभाग के एकीकरण को लेकर चर्चा की गई और जो लगातार मांग कर रहे थे राज्य आंदोलनकारी के उन्हें नौकरी में 10% आरक्षण मिले, तो उसको लेकर भी चर्चा की गई। और जो विधेयक है वह राज्यपाल को आगे सौंपा जाएगा ताकि उस पर मोहर लग सके और राज्य आंदोलनकारियों को 10% नौकरी में आरक्षण मिल सके। इसके अलावा कोविड कर्फ्यू को लेकर भी चर्चा की गई। पहले 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कोविड कर्फ्यू यानी नाइट कर्फ्यू लागू होता था, तो अब 10 बजे से इसकी शुरुआत हो जाएगी और 10 बजे से रात 10 बजे से और सुबह 5 बजे तक कोविड कर्फ्यू रहेगा। जैसे कि लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो इस पर भी प्रशासन की नजर है और लगातार। जी हिना, जैसा कि आपने बताया कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और उनके साथ में भी एक जनसभा में पहुंचेंगे, तो वहां पर क्या कुछ खास तैयारियां हैं, क्योंकि आज बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का समापन वहां पर किया जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पर माफ कीजिएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं विजय संकल्प यात्रा के समापन पर। तो यहाँ पर कई सारी तैयारियां की गई है और
कई जो है सैकड़ों की भीड़ यहाँ पर उमड़ने वाली है। भाजपा की अगर बात करें तो ये भाजपा की एक अहम रैली मानी जा रही है, जो कि लोगों तक, जनता तक जो है जितने भी काम किए हैं डबल इंजन की सरकार ने, चाहे केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें, तो ये है एक तरह से प्रदेश भर की जनता से जो है संपर्क करने के लिए एक यात्रा निकाली गई थी, ये दिखाने के लिए कि लगातार जिस तरह से पिछले 5 सालों में भाजपा सरकार ने काम किए हैं प्रदेश की जनता के लिए, तो ये विजय संकल्प लिया जाए कि अगली बार भी जो है बीजेपी सरकार को मौका दिया जाए। तो इसी वजह से आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विजय संकल्प यात्रा का समापन करने वाले हैं, जो कि पूरे प्रदेश भर में रही और पूरी तरह से यहाँ पे तैयारियां कर ली गई है। कोविड की अगर बात करें तो कोविड के मद्देनजर भी तमाम तरीके के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। जी गरिमा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हिना हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आज 12:10 पर उत्तरकाशी के काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे सीएम धामी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। और 12:10 पर उत्तरकाशी के जोशीवाड़ा पहुंचेंगे और विजय संकल्प यात्रा गढ़वाल के समापन समारोह में भी शिरकत करेंगे सीएम धामी। और 3 बजे देहरादून पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अगली खबर देहरादून से, जहां दिन प्रतिदिन बढ़ रहे कोरोना के मामले, वीआईपी भी आ रहे कोरोना की चपेट में। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को कोरोना हुआ है। दिन प्रतिदिन कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड में भी कोरोना अपना कहर बरपा रहा है और अब वीआईपी भी इनके चपेट में आने लगे हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को कोरोना हुआ है। दिन प्रतिदिन बढ़ रहे कोरोना के मामले, लगातार मामलों में वृद्धि होती जा रही है। और अगर बात करें आज देहरादून की, तो सिर्फ देहरादून में ही 253 मामले कोरोना के नए सामने आए हैं। और अब वीआईपीज भी कोरोना की चपेट में आना शुरू हो चुके हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को कोरोना हुआ है और साथ ही साथ आपको बता दें कि कोरोना के आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। कोरोना का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है उत्तराखंड में। देहरादून में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे कोरोना के मामले, बड़ी खबर देहरादून से। और अब वीआईपीज भी कोरोना की चपेट में आने लगे हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को कोरोना हुआ है और प्रतिदिन कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। देहरादून से बड़ी खबर, जहां लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना और ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। वीआईपी भी अब कोरोना के चपेट में आने लगे हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को कोरोना हुआ और दिन प्रतिदिन कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को अपनी चपेट में कोरोना लेता जा रहा है। देहरादून से बड़ी खबर, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज कोरोना की चपेट में आए और वीआईपीज भी अब कोरोना के चपेट में आना शुरू हो चुके हैं और लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। और अगली खबर भी देहरादून से, जहां उत्तराखंड में कोरोना बेकाबू हो गया है। पिछले 24 घंटों में 505 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। उत्तराखंड में लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है। देहरादून में सबसे ज्यादा मरीज सामने आए। देहरादून के 253 मरीजों में पुष्टि हुई है। उत्तराखंड में कोरोना बेकाबू होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटों में 505 नए कोरोना पॉजिटिव। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी पॉजिटिव और वर्तमान में प्रदेश में 1000 एक्टिव केस हैं। यानी लगातार कोरोना के आंकड़ों में वृद्धि अब उत्तराखंड की जनता की भी चिंता बढ़ा रही है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं आंकड़ों में जो है वो बढ़ावा देखने को मिल रहा है। जो संक्रमण दर है वो भी बढ़ता जा रहा है और कोरोना एक बार फिर से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। जिस तरह से कोरोना पांव पसार रहा है वो सबके सामने है, क्योंकि आंकड़े कोरोना पॉजिटिव मरीजों के बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 505 और अकेले देहरादून में सबसे ज्यादा 253 मरीज सिर्फ देहरादून से सामने आए हैं। तो देहरादून में सबसे ज्यादा कहर कोरोना का देखने को मिल रहा है और उत्तराखंड में अब कोरोना बेकाबू हो चला है और लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। लक्सर में डीएम के आदेश के बाद एसडीएम वैभव गुप्ता ने संयुक्त टीम के साथ केहड़ा से लेकर खड़ंजा गांव तक बनी सड़क की जांच की और जांच के दौरान निर्माण में गंभीर अनियमितताएं मिली। एसडीएम ने ठेकेदार तथा जेई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं और साथ ही 133 सीआरपीसी की कार्रवाई भी शुरू कर दी है।
बनने कौन नहीं दे रहा था? बनने कौन नहीं दे रहा था? कौन ये कोई ऐसा भी तो बनने नहीं दे रहा था। कोई ऐसा आदमी है, किसने हमने सिर्फ ये कहा बढ़िया माल ले लो, हमने साहब को फोन किया और एक बार देखो नहीं बताया उसका। इन्होंने अपने एक्शन को लिखित में नहीं दिया होगा, मैं गारंटी कर दिया हो लिखित में। ऐसा ना बहाना था ना कुछ तो करना ही था। एक्शन को भी लिख कर नहीं दिया होगा। आप कौन सा करना तो देखा, मुझे लोगों ने, यहाँ के लोगों ने बताया कि 1 महीना पहले ही सड़क बनी है और इतनी टूट चुकी है। मैंने एसडीएम साहब को भी 7 दिन पहले अवगत कराया था लिखित में, उस पर तब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो कल मैंने डीएम साहब के सामने तहसील दिवस में भी ये मामला रखा। उत्तराखंड के सितारगंज से मुंबई पुलिस आईटी सेल की एक संयुक्त टीम और शहर पुलिस स्टेशन की पुलिस ने बुल्लीबाई मामले में एक 18 वर्षीय लड़की को भी हिरासत में लिया है। आरोपी युवती के परिजनों ने फर्जी फंसाए जाने का आरोप लगाया है। तो पुलिस और आईटी सेल की यह बड़ी कार्रवाई, जहां पर एक 18 वर्षीय युवती को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आईटी सेल ने अपनी हिरासत में लिया है, जिसके बाद परिजन लगातार पुलिस पर हमला बोल रहे हैं और परिजनों ने फंसाए जाने का आरोप पुलिस पर लगाया है। सितारगंज से अहम खबर, जहां पर मुंबई से आई स्पेशल साइबर सेल की टीम ने और स्थानीय पुलिस ने मिलकर एक 18 वर्षीय लड़की को अपनी हिरासत में लिया। हालांकि परिजनों ने उस पर फंसाए जाने का आरोप लगाया है। तो सितारगंज से ये अहम खबर आपको बता दें, जहां पर 18 वर्षीय लड़की को हिरासत में लिया गया है। हालांकि परिजनों ने फंसाए जाने का आरोप लगाया और बुल्लीबाई ऐप से जुड़ा ये पूरा मामला है। एक एफआईआर लॉन्च हुई है और उस एफआईआर के विवेचना के दौरान ही इन्वेस्टिगेटिंग टीम यहाँ पर आई है और यहाँ से एक महिला को अरेस्ट किया है। टीम के अनुसार इस महिला का इन्वॉल्वमेंट है और इस महिला के आईडी के थ्रू जो आपत्तिजनक और गलत पोस्ट है वो वायरल हुई है, इसी वजह से उन्होंने उसे अरेस्ट किया। यहाँ उत्तराखंड में 15-16 साल से हैं और हम रहने वाले एक्चुअली यूपी के हैं और साथ ही हम लोग यहाँ पे जब से आए हैं, मेरे पापा प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और मेरी मम्मी खत्म हुई 2011 में कैंसर से। हम छोटे छोटे बच्चे थे, 2 से 9 साल के बीच में सर, और पापा ने सब हमें अकेले संभाला है। अपनी जॉब के साथ साथ सब कुछ अकेले संभाला है। मेरा छोटा भाई 2 साल का था, इतना समझ भी नहीं होती है, पैरों पे चलना भी नहीं आता था उसे, और उसके बाद फिर पापा ने 10 साल तक सब अकेले संभाला। और अभी कोविड के आते ही पापा को कहीं से कोविड हुआ और उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। 7 मई को रिपोर्ट आई, 8 मई को, और 22 मई को मेरे पापा खत्म हुए। उसके बाद हमारी लाइफ में काफ़ी बड़ा चेंज आ गया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रणजीत सिंह राणा के प्रदेश कांग्रेस महासचिव बनने पर उनके आवास पर पहुंचने पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हसनैन मलिक के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश महासचिव रणजीत सिंह राणा का फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया है। तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि रणजीत सिंह राणा को प्रदेश महासचिव बनने से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है और पार्टी की मजबूती मिलेगी। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हसनैन मलिक और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का आभार व्यक्त किया है। तो वहीं कांग्रेस महासचिव रणजीत सिंह राणा ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि मुझे जो भी पार्टी के द्वारा पद दिया गया है उस पद पर पूरी ईमानदारी के साथ खरा उतरूंगा। तो कांग्रेसियों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। सितारगंज से अहम खबर आपको बता दें, जहां पर रणजीत सिंह राणा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। रणजीत राणा जी को जो प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण पद, प्रदेश महासचिव का हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री गणेश गोदयाल जी और पूर्व मुख्यमंत्री हमारे हरीश रावत जी के द्वारा जो सितारगंज को एक तोहफा दिया गया है, और मुझे पूरी आशा है राणा जी के बनने से एक कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। मैं अपने प्रदेश नेतृत्व का, राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। माननीय गणेश गोदयाल जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री हरीश रावत जी ने हम पे भरोसा करके हमें इस पद पे नवाजा है। मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और साथ ही आपको बताना चाहता हूँ कि जो उन्होंने भरोसा हम पे किया है, तो प्रदेश में 70 की 70 सीटों पे हमें जिस सीट पर भी वो लगाएंगे, जहाँ भी हमें हमारी ड्यूटी लगाएंगे, वहाँ हम जी तोड़ मेहनत करेंगे।
पूर्व सीएम हरीश रावत कल काशीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही कांग्रेस को कुनबे को बढ़ाते हुए सैकड़ों युवाओं को भी कांग्रेस की सदस्यता दिलवाएंगे। हरीश रावत काशीपुर के रामलीला मैदान में जनता को संबोधित करने के साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी आगामी चुनावों को लेकर जोश भरने का काम करेंगे और उनके साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य भी होंगे। जी हाँ, कल हमारी एक सदस्यता अभियान की बहुत बड़ी एक मीटिंग है, बहुत बड़ी सभा है और उसमें हमारे चुनाव समिति के अध्यक्ष माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी पधार रहे हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री हमारे यशपाल आर्य जी पधार रहे हैं। उसको लेकर हर कांग्रेसी बहुत उत्साहित है क्योंकि ये बहुत दिनों बाद हरीश रावत जी का काशीपुर में आगमन है। राजकीय महाविद्यालय रुद्रप्रयाग में 1.5 दशक बाद स्नातक स्तर पर विज्ञान वर्ग की कक्षाएं भी संचालित की जाएंगी और अब छात्रों को श्रीनगर व देहरादून की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। 2006 में बीबीए, बीसीए व बीएससी एग्रीकल्चर पाठ्यक्रम के साथ ही शुरू महाविद्यालय रुद्रप्रयाग की शुरुआत हुई। पहले महाविद्यालय का संचालन आईटीआई के छात्रावास में किया गया, जबकि वर्तमान में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग के पुराने भवन में संचालन किया जा रहा है। प्रशासन ने छात्र हित और क्षेत्र हित को देखते हुए बीएससी में कक्षाएं प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। यद्यपि ये मान्यता बहुत पहले मिल गई थी, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, उसके कारण इसमें डिले हुआ और क्षेत्रीय विधायक जी ने और छात्र संघ पदाधिकारियों ने ये आश्वासन दिया है कि हम रिसोर्सेज की व्यवस्था करेंगे और आप बीएससी कक्षाएं शुरू करो। तो इसीलिए महाविद्यालय प्रशासन ने हमने निर्णय लिया कि इस साल से हम बीएससी में सीमित सीटों में 20 सीटों में लगभग प्रवेश देना चाहते हैं। खबर लक्सर से, जहां आयोजित कांग्रेस ओबीसी विभाग की बैठक में ओबीसी जिला अध्यक्ष विकास चौधरी ने लक्सर सीट पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद खारी को टिकट देने की मांग के साथ ही चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो लक्सर सहित जिले की 5 सीटों पर कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें कि लक्सर के खेड़ा गांव में आयोजित कांग्रेसी विभाग की बैठक में 2022 के विधानसभा चुनाव पर चर्चा की गई। युवाओं ने कहा कि जिले में लक्सर के अलावा खानपुर, भगवानपुर, मंगलौर में झबरेड़ा विधानसभा सीट पर गुर्जर समाज के मत निर्णायक हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस कारी जी को होना चाहिए। देखो हर समाज को टिकट हुआ है, यहाँ से कांग्रेस क्या नाम है, सैनिक को भी हुआ है, सबको हुआ है, मगर हमारे समाज को तो टिकट होना चाहिए। चलिए प्रमोद खारी जी को यहाँ के लिए टिकट होना चाहिए जरूर जी। नहीं होगा तो क्या करेंगे? नहीं होगा तो क्या नाम है, हम भी क्या नाम है इसके अपने समाज को एकीकृत करेंगे, इकट्ठा करेंगे, जागरूक है। अन्य सबसे पिछड़ा हमारे समाज ही हो रहा है, अन्य सैनिक समाज को और सब समाज को यहाँ पर टिकट हुआ है। के माध्यम से कांग्रेस हाईकमान और प्रदेश सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि इस बार लक्सर विधानसभा से प्रमोद खारी जी को अगर टिकट नहीं होता है तो पूरा गुर्जर समाज आक्रोश में रहेगा और जगह जगह महापंचायत करेंगे और इसका खामियाजा कांग्रेस सरकार को सिर्फ और सिर्फ विधानसभा लक्सर पे ही नहीं और भी विधानसभा हैं जैसे कि झबरेड़ा हो गई और खानपुर हो गई, भगवानपुर हो गई और हरिद्वार ग्रामीण हो गई। पूरा समाज उनके साथ है और पूरा समाज अपनी एकता दिखाएगा। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, आपका ही मजा आएगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान, 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान। फर्क साफ है। 2017 से पहले रंगदारी के कारण करना पड़ता था पलायन, 2017 के बाद सुरक्षित माहौल में हो रही घर वापसी। फर्क साफ है। 2017 से पहले मारा जाता था गरीबों का हक, 2017 के बाद पीएम आवास के जरिए मिली पक्की छत। फर्क साफ है। 2017 से पहले भूमाफिया रहते थे मौज में,
2017 के बाद रहते हैं जेल में। फर्क साफ है। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। विधायक जी के दावों की क्या है हकीकत? कितनी हकीकत, कितना फसाना? जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी? एक एक सीट का हिसाब के न्यूज पर रोजाना दोपहर 2:30 बजे विधायक जी ने क्या किया? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर उत्तरकाशी से, जहां नगर पालिका बटकोट के वार्ड नंबर 2 के गुलाल गांव नैनाली तोक में भालू की दहशत है और यहां पर भालू ने 1 दर्जन से ज्यादा छानियों में तोड़फोड़ की है। तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग ने गश्त करना शुरू कर दिया है और अब तक वन क्षेत्र से लगे गांव में ही जंगली जानवरों की दहशत रहती थी, लेकिन अब पालिका क्षेत्र में भी जंगली जानवर आ रहे हैं और वार्ड 2 गुलाल गांव नैनाली तोक में कुछ दिनों से भालू की दहशत बनी हुई है। भालू की दहशत से लोगों को मजबूरन छानियों में रखे पशुओं को घर लाना पड़ रहा है और उन्होंने प्रशासन, वन विभाग से भालू की दहशत से निजात दिलाने के साथ ही भालू द्वारा किए गए नुकसान का ग्रामीणों को मुआवजा भी मिलने की बात कही है। और इसी बीच बड़ी खबर शिमला से आ रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको शिमला से बता दें, जहां पर राज्य में लगातार ओमिक्रॉन का खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। बढ़ते मामलों को लेकर रात्रि कर्फ्यू का भी ऐलान कर दिया गया है, यानी बढ़ते मामलों को लेकर अब नाइट कर्फ्यू, सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय ले लिया है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। और अहम खबर आपको बता दें, राज्य के बाहर से आने वाले वाहनों को अब प्रवेश नहीं मिलेगा। शिमला में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं और देर शाम अब ये सूचना जारी कर दी गई है कि बाहर से आने वाले पर्यटकों को अब प्रवेश शिमला में नहीं मिलेगा। राज्य में लगातार ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए ये बड़ा कदम उठाया गया है। बढ़ते मामलों को लेकर नाइट कर्फ्यू का ऐलान शिमला में कर दिया गया है और राज्य में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर, बढ़ते मामलों के चलते नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया। तो शिमला से यह अहम खबर, सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, और रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा शिमला में और बाहर से आने वाले वाहनों को भी अब प्रवेश यहां पर नहीं मिलेगा। पुष्कर सिंह धामी के बयान से उत्तराखंड की राजनीति में हलचल मची हुई है। कुछ दिनों पहले सीएम चेहरे पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की दावेदारी पर जो कांग्रेस में हलचल हुई थी, उससे ये साफ जाहिर होता है कि अब कांग्रेस भी सीटों पर मंथन के लिए तैयार नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर हरक सिंह रावत और किशोर उपाध्याय जैसे नेताओं को लेकर भी दल बदलने की खबरें लगातार आ रही हैं। इन सब के प्रदेश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट क्या फैसला लेता है और इस पर सबकी निगाह बनी हुई है। उत्तराखंड के राजनेताओं में असमंजस की स्थिति है। एक तरफ रैलियों का रैला है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव लड़ रहे राजनेताओं को यही नहीं पता कि वो किस सीट से लड़ रहे हैं। बहरहाल पार्टी हाईकमान इनकी असमंजसता को दूर कर सकेंगे, ये बड़ा सवाल है। इन सब के बीच उत्तराखंड विधानसभा का कार्यकाल मार्च 2022 में पूरा होने वाला है। वहीं 10 से 15 जनवरी के बीच चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। ऐसे में उत्तराखंड के 70 विधानसभा सीटों पर दावेदारी को लेकर संग्राम लगातार जारी है। इन सब के बीच खटीमा में हुई जनसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान से उत्तराखंड की राजनीति में हलचल तेज है।
जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं खटीमा से चुनाव लड़ रहा हूं या नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं कहीं भी रहूं, मेरा दिल खटीमा में बसता है। उनके इस बयान को लेकर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री धामी खटीमा से न लड़ें और सूबे के मुखिया भी अपनी सीट को लेकर फिलहाल कंफर्म नहीं है। वहीं इस पर कांग्रेस का कहना है कि शायद मुख्यमंत्री धामी को अपनी जीत पर भरोसा नहीं है। अब देखिए, ये मुख्यमंत्री जी का अपना सोचना है, वो कहाँ से लड़ते हैं, उनकी पार्टी कहाँ से लड़ाती है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर उनको खटीमा की महान जनता ने मुख्यमंत्री पद तक पहुंचा है तो उनको चुनाव वहीं से लड़ना चाहिए। बाकी उनका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, उनकी पार्टी का निर्णय हो सकता है, वो कहाँ से चुनाव लड़ते हैं वो लोग बताएंगे। प्रियंका गांधी आ रही हैं, अतिथि देवो भव के मानने वाले हैं, स्वागत है। लेकिन कोरोना का काल चल रहा है और कोरोना काल में हम सब जानते हैं वो बेटी है, लड़ सकती हूँ कह रही है, लेकिन उत्तराखंड की बेटी के बारे में चिंता नहीं कर रही। उत्तराखंड की बेटी भी लड़ सकती है और उत्तराखंड की बेटियों ने ये प्रदेश उत्तराखंड दिलाया है। लेकिन सिर्फ गांधी परिवार की ही बेटी है वो लड़ सकती है। ये परिवारवाद की विचारधारा से पहले तो कांग्रेस पार्टी को बाहर आना चाहिए। और मुझे लगता है कि उनके देश में भी यही डिमांड हो रही है, G23 डिमांड कर रहा है कि बेटी को बाहर आए। बेटी और बेटे और बहू के चक्कर में मत अटकाओ, जो काबिल कार्य करता है उसे आगे लेके आओ। और दम है तो उत्तराखंड में उत्तराखंड की बेटियां लड़ सकती है। चेहरा घोषित करो, उत्तराखंड की बेटी को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में आगे लेके आओ। कोरोना काल चल रहा है, वैसे बड़ी बड़ी बातें होती हैं लेकिन अपनी रैलियों पे भूल जाते हैं। हम ये कह रहे तो क्या हार मान लेते हो जब अपनी रैलियों की बात आती है। एक तरफ रैलियों का रैला चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ टीकाकरण की रफ्तार चुनाव से काफी कम है। इन सब के बीच चुनाव स्थगित करने की याचिका पर आज नैनीताल हाईकोर्ट फैसला लेने वाला है। वोटिंग करी जाए, हमने कोर्ट को बताया था कि जो 26/12 को हमने एप्लीकेशन डाली थी, जो 0.11% पॉजिटिविटी रेट थी स्टेट ऑफ उत्तराखंड की, जो आज की डेट में 1.90 हो गई है। और ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसमें डेल्टा वेरिएंट के भी बढ़ते जा रहे हैं। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करी है। मेडिकल फैसिलिटीज लचर अवस्था में है। अगर ज्यादा केसेस आएंगे, वर्चुअल रैलीज होगी। और जैसे हमने ये भी बताया था कि अरविंद केजरीवाल जी आए थे, वो कोरोना पॉजिटिव होते हुए उन्होंने रैली करी। इट इज ए वेरी ब्लंडर टू द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। जो भी ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे शुड एक्ट ए रोल मॉडल। उनको खुद आगे आना चाहिए वर्चुअल रैलीज के लिए और खुद आइसोलेट होना चाहिए। जब उनको पता है हमारे सिम्टम्स हैं कोविड के, उसके बावजूद आप रैली कर रहे हैं, तब लोगों को क्या भला करेंगे। तो कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं कि इलेक्शन कमीशन को आप वर्चुअल रैलीज कराने के लिए और ऑनलाइन वोटिंग का ऑप्शन दोनों के बारे में 12 जनवरी तक कोर्ट को बताएं और 12 जनवरी को इसकी निर्धारित तिथि रखी है। गौरतलब है कि जब तक आचार संहिता नहीं लगती तब तक इन राजनेताओं का रैलियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। लेकिन दूसरी ओर कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार प्रदेश में टीकाकरण की रफ्तार से काफी कम है। अब देखना ये होगा कि चुनाव की तैयारी करने वाले अपनी सीटों को लेकर चिंता करने वाले नेताओं पर नैनीताल हाईकोर्ट फैसला क्या लेता है। फिलहाल 12 जनवरी को उच्च न्यायालय इस पर फैसला लेगा। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी और नैनीताल से कांता पाल की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ, संवेदनशील सरकार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता।